प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी और आज हम लोगों का विषय है व्याकरण और व्याकरण में समास। जैसा कि आप जानते हैं कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना। दो पदों के मेल को ही समास कहा जाता है और उसके अलगाव को हम विग्रह करते हैं। अब हम इस ट्रिक के माध्यम से समास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारा ट्रिक है द्वंद्व अवतरण। द्वंद्व अवतरण। अब यहां देख रहे हैं आप कि 6 वर्ण हैं और 6 वर्ण के आधार पर हम 6 समासों का वर्गीकरण करेंगे। क्योंकि समासों की संख्या 6 है तो पहला होगा दिसे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। इसके आधार पर दूसरा आता है द्विगु और द्विगु से होगा द्विगु समास। ट्रिक के आधार पर ये तीसरा वर्ण हमारा आता है अ और अ का अर्थ होगा अव्ययी भाव समास। उसके बाद चौथा अक्षर है ब। ब का अर्थ होगा बहुव्रीहि समास। पांचवा है त और त का अर्थ होता है तत्पुरुष समास। छठे पायदान पर क है और क का अर्थ होगा यहां कर्मधारय समास। अब इस ट्रिक के द्वारा आपने जितने वर्ण हैं उतने समासों का नाम आपने यहां देखा। आप इस तरीके से बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे। और अब हम एक एक समास के बारे में यहां प्रकाश डाल रहे हैं। अब सबसे पहले यहां अब ऐसा नहीं है आप कहीं भी किसी समास को रख सकते हैं। कोई ऐसा नियम नहीं है कि यही नियम सही है। आप किसी भी समास को किसी भी श्रेणी में रख सकते हैं, किसी भी जगह पर रख सकते हैं, किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। ये छठे पायदान पर यहाँ है, बाकी से पहले पायदान पर भी रख सकते हैं। लेकिन इस ट्रिक के आधार पर जो क्रम है हमने क्रम के आधार पर इसे लिखने का प्रयास किया है। अब हम द्वंद्व समास के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास कहता है चा अर्थे द्वंद्व, चा अर्थे द्वंद्व, उभय पद प्रधान द्वंद्व। यह कहता है कि उभय पद प्रधान, उभय पद प्रधान द्वंद्व, उभय पद प्रधान द्वंद्व। यह कहता है कि जहां पर दोनों पद प्रधान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। इसके 3 कंडीशन आते हैं सामने। पहला कंडीशन होता है दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। दूसरा कंडीशन आता है इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तीसरा कंडीशन आता है कि विग्रह करते समय और नामक शब्द हमारे सामने होता है। अब जैसे उदाहरण देखेंगे, माता पिता। अब यहां देखिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं या वो योजक शब्द है इसलिए योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। दूसरी बात है कि योजक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं जब दोनों तरफ के शब्द इक्वल हो, बराबर हो। यहां देखिए व्याकरण के नियमों के आधार पर यहाँ योजक चिन्ह लगाया गया है। माता और पिता की भूमिका दोनों की समकक्ष है, बराबर है। और यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर भी यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। दोनों पद प्रधान है, इस आधार पर भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। और इसका यदि हम विग्रह करें तो होगा माता और पिता।
इस आधार पर भी द्वंद्व समास है। जैसे कि हम कहें रात दिन, इसका विग्रह होगा रात और दिन। तो ये है द्वंद्व समास। ये तीन कंडीशन कार्य करते हैं द्वंद्व समास में। तो ये जहां पर तीन कंडीशन कार्य करेंगे वहां पर द्वंद्व समास होगा। अब हम चलते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास कहता है प्रथम पद संख्यावाची। प्रथम पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, लेकिन दूसरी बात होती है कि ये किसी आने का बोध नहीं करा रहा होता है। संख्यावाची जरूर है चौराहा, लेकिन तीसरे का बोध नहीं करा रहा है, क्योंकि हम समास में दो पदों का ही अध्ययन करते हैं। पहला पद प्रथम पद और बाद वाले पद को हम उत्तर पद कहते हैं। चौराहा, इसका विग्रह जब हम करेंगे तो चार राहों का समूह होगा। चार राहों का समूह या समाहार। वैसे ही त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। पंचलोक, पांच लोकों का समूह। ये द्विगु समास होगा। लेकिन यदि यहां आ जाए जैसे पंचानन, तो यहां पांच संख्यावाची तो है, लेकिन यहां आना विशेषता को व्यक्त कर रहा है। तो जहां विशेषता को व्यक्त कर रहा होता है वहां द्विगु समास न होकर के कर्मधारय समास होता है, और जहां पर अन्य क्या बोध करा रहा होता है वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। यह भी ध्यान रखना होगा। अब उसके बाद आता है द्विगु समास के बाद ठीक आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कहता है कि पहला पद अव्यय हो, इसलिए इसका नाम अव्ययी भाव समास है। पहला पद अव्यय हो, इसमें दो कंडीशन काम करता है। पहला कंडीशन होता है कि पहला पद उपसर्ग हो, उपसर्ग अव्यय। दूसरा कंडीशन है शब्द पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति। ये दो कंडीशन अव्ययी भाव समास में कार्य करता है। अब जैसे उपसर्ग से संबंधित या अव्यय से संबंधित उदाहरण है प्राचार्य। यहां प्र उपसर्ग है, प्र अव्यय है। अनाचार, यहां अन उपसर्ग है, अन अव्यय है। अब शब्द की पुनरावृत्ति जैसे रात और रात। जैसा कि अभी मैंने बताया कि द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन यहां योजक चिन्ह का तो प्रयोग हुआ है, लेकिन ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, क्योंकि अव्ययी भाव समास कहता है कि शब्द की पुनरावृत्ति होती है। शब्द की दो बार आवृत्ति जहां हो जाए और सेम अर्थ हो और दोनों शब्द एक हो, वहां पर द्वंद्व समास नहीं होता। इसका हम विवरण करते हैं रात, रातों, फिर यही दिन, दिन, जैसे, जैसे। अब ये सारे समास जो हैं शब्द पुनरावृत्ति के आधार पर है उदाहरण, इसलिए अव्ययी भाव समास होगा। इसके बाद
अव्यय भाव समास के बाद तुरंत आता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कहता है कि यहां पर जैसे कर्मधारय समास में हम लोगों ने अध्ययन किया कि वो अध्ययन करेंगे, जैसे वो विशेषण का अध्ययन कराता है। बहुव्रीहि समास कहता है कि अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। जहां पर जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पंचानन, पांच हैं मुख जिसके अर्थात शिव, पांच हैं मुख जिसके अर्थात शिव। अब देखिए, ठीक यही पांच मुख वाला यदि रहता तो कर्मधारय होता, लेकिन यहां पर पांच मुख हैं जिसके ये तीसरे पद का बोध करा रहा है, इसलिए यहां बहुव्रीहि समास होगा। पीतांबर, पीतांबर पीला है वस्त्र जिसका अर्थात कृष्ण या विष्णु, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु। यहां देखिए, पीला वस्त्र तीसरे का बोध करा रहा है, पांच मुख तीसरे का बोध करा रहा है, इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास होगा। यदि केवल एक कहता पीला है वस्त्र जो, तो यहां पर कर्मधारय समास हो जाता। अब इसके बाद आता है तत्पुरुष समास। तो का अर्थ होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, क्योंकि संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है और हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। लेकिन तत्पुरुष समास कहता है कि उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, बाद वाला पद प्रधान होता है, इसलिए तत्पुरुष समास कहा जाता है। जहां बाद वाला पद प्रधान होगा वहां कर्ता कारक की भूमिका नहीं होगी, और जब कर्ता कारक की भूमिका नहीं होगी तो कर्ता कारक में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं और संबोधन में हम प्रथमा विभक्ति के ही रूप का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 कारकों का लोप हो जाता है तत्पुरुष समास में, प्रथमा विभक्ति का और संबोधन कारक का, प्रथमा का और संबोधन का, कर्ता का और संबोधन का, इसलिए तत्पुरुष समास का 6 भेद हो जाता है। और एक अंतिम विद्वानों ने भेद इसका दिया है नई तत्पुरुष। नई तत्पुरुष में नकारात्मक का हम अध्ययन करते हैं, तो उत्तर पद प्रधान होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजपुरुष, राजपुरुष में राजा मुख्य नहीं है, उसका आदमी मुख्य है। राजा, राजा का है, राजा का आदमी। धनहीन, धन से ही। अब इसके 6 भेद कौन कौन से होते हैं उसको देख लेना है। पहला होता है कर, उसके बाद होता है करण, इसके बाद संप्रदान, उसके बाद अपादान, अपादान के बाद संबंध, संबंध के बाद अधिकरण। अब यहां कर्म का संकेत वो होता है, करण का से होता है, संप्रदान का के लिए, अपादान का से होता है, संबंध में सबसे ज्यादा होता है। इसमें हम करण शब्द का प्रयोग करें तो करण का मतलब होगा का, के,
ई, र का होगा रा, रे, री, और न का होगा ना, ने, नी। इतना संकेत चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। अधिकरण में मे और पर का प्रयोग करते हैं, मे, पर। अब जैसे यहां पर कर्म कारक में जब हम विग्रह करेंगे तो को आएगा, कर्म कारक में से आएगा, जैसे धन से ही, धनहीन, ज्ञानहीन, बलहीन। इस प्रकार का हम इसमें अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है कौन से कर्मधारय। कर्मधारय, कर्मधारय मतलब कर्म को धारण करने वाला होता है और इसमें विशेषण का हम प्रयोग करते हैं। जैसे पंचानन, पंचानन आनंद की विशेषता को व्यक्त करता है। 5 मुख की विशेषता है, 5 मुख वाला, 5 मुख वाला। यहां पर पंचानन में 5 मुख वाला में कर्मधारय होगा। यदि 5 मुख हैं जिसके अर्थात शिव होता तो वहां कर्मधारय न होकर के बहुव्रीहि होता। वैसे ही लंबोदर, खडानन इसके ही उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, फिर गुड मॉर्निंग एक बार। फिर हम अगले वीडियो में इसके विस्तृतीकरण के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।